जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट 4 लेके आया हूँ। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट 3 डिस्कस कर लिए हैं और बिल्कुल बैलेंस पेपर बना रहे हैं हम। तो ये जो एसएससी जीडी 2024 के लिए हमारी एक छोटी सी प्रेपरेशन है, पहल है कि हम डेली मॉक टेस्ट एनालाइज कर रहे हैं। दो चीजों के मॉक टेस्ट हमारे चल रहे हैं रेगुलर, आपके जीके और मैथ्स के। आपको रीजनिंग और इंग्लिश का भी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि हम जीके और रीजनिंग भी सॉरी आपके इंग्लिश और रीजनिंग भी आपके पास लेके आए। तो आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि आपने जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं तो सबसे पहले आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर जाके आपने मेरा सोल्यूशन देखना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक बैट्समैन है, इसने क्या किया, मेक अ स्कोर ऑफ 97 रन इन हिज 15th इनिंग। 15वीं इनिंग में उसने कितना स्कोर किया, 97 रन। इसकी वजह से उसकी जो एवरेज है, बैटिंग एवरेज, ऑब्वियसली बात है बैट्समैन की बैटिंग एवरेज होगी, वो कितनी इंक्रीज हो गई, वो 5 इंक्रीज हो गई। तो बोला उसका फाइंड द एवरेज ऑफ 15th इनिंग आफ्टर 15th इनिंग, मतलब 15 इनिंग के बाद उसकी एवरेज क्या होगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम याद रखते हैं कि न्यू स्कोर इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज प्लस नंबर ऑफ इनिंग्स इनटू चेंज इन एवरेज। नया स्कोर जब भी बनता है तो क्या होती है, ओल्ड एवरेज, कोई पर्टिकुलर ओल्ड एवरेज होगी जो नहीं पता मुझे, प्लस नंबर ऑफ इनिंग, क्योंकि नया स्कोर जो बनेगा वो लास्ट इनिंग में बनेगा, तो 15 इनिंग्स है, और उसकी वजह से चेंज इन एवरेज का क्या है, 5 रन। अगर बढ़ेगी तो 5 पॉजिटिव का आएगा, अगर घटेगी तो 5 नेगेटिव का आएगा। और न्यू स्कोर कितना है, 97 है। तो यहां से एक्स कितना आ गया, 15 पंजे 75, 75 97 में से कितने माइनस करने, 75 माइनस करने, तो आपके पास आ गया 22 एक्स। ये आ गई ओल्ड एवरेज। लेकिन मुझे आफ्टर 15th इनिंग मतलब न्यू एवरेज चाहिए, तो न्यू एवरेज इज इक्वल टू 22 प्लस 5 यानी कि 27। तो नई एवरेज आपकी कितनी होगी, 27 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27। ये जो चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, लेकिन आपको पेपर में ये चीजें आनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली इसको करोगे तो ये हार्डली 30 सेकेंड से कम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला, अगले क्वेश्चन में क्या बोला कि एक पॉपुलेशन है किसी टाउन की जो इंक्रीज हुई, कितनी हुई, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज, पॉपुलेशन ऑफ टाउन मतलब टाउन की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी इन अ डेकेड। डेकेड का मतलब होता है, ये देखो यहां दशक, दशक का मतलब 10 सालों में, इन 10 ईयर्स। डेकेड का मतलब होता है इन 10 ईयर्स, 10 साल में। 10 साल में कितनी होगी, 1,45,000 से 2 लाख हो गई, मतलब कितने बढ़ गई, 55,000। कितनी बढ़ गई, 55,000। किससे बढ़ी, आपकी 1,45,000 से। किससे बढ़ी, 1,45,000 से। तो ये चेंज है अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन एक और चीज है, पॉपुलेशन रेट पर एनम, प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है। तो अगर 10 सालों में इतनी बढ़ी तो यहाँ पे 100 होगा, डिवाइड बाय 1/10। 1/10 से हम डिवाइड भी करेंगे ताकि एक साल के लिए निकल जाए, क्योंकि ये तो 10 साल की परसेंटेज निकलेगी। जीरो से जीरो, अब आपके पास दो जीरो, एक दो तीन, तीन जीरो कट गई। अब मेरे पास क्या बचा, 550 अपॉन 145। अब मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लूंगा, 550 डिवाइड बाय 145, क्योंकि मैं रिड्यूस कर सकता था, लेकिन मैं नॉर्मली अगर ऐसे भी निकाल दूं तो 45, 14 थ्रीजा 3 पे गया, 5 ये 15, चौथे 42, 42 तो 45, कितना बना, बचा कितना आपके पास, 3 आया। 3 पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में नहीं है, तीसरे ऑप्शन में 3 पॉइंट समथिंग है, मतलब आंसर क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। अगर कटिंग करूंगा तो 110, और यहाँ पे क्या आएगा, 29। तो 29 थ्रीजा कितना होता है, 33 का होता है 90, तो 29 थ्रीजा कितना होता है 87, क्योंकि 4 पे तो जाएगा नहीं। ठीक है, ऊर्जा जो होता है आपका 116 होता है, लेकिन 110 से 4 से कम है, और 3 से ज्यादा मतलब 3 पॉइंट समथिंग। तो इसका आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। आगे हम नहीं निकालेंगे, पेपर में पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर है, तो हम डायरेक्टली इतना कर देंगे। तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ी है और बोला क्या गया है कि ए कैन पेंट 7 चेयर इन 1 आवर। ए का 1 घंटे का काम दे दिया है। 1 घंटे में ये कितना कर रहा है? ए जो है इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना काम कर रहा है? 7 चेयर्स को पेंट कर रहा है। और बी के लिए बोला बी कैन पेंट 4 चेयर्स इन 1 आवर एन आवर, मतलब 1 घंटे में बी क्या कर रहा है? वो 4 चेयर्स कर रहा है। मतलब अगर दोनों मिलके करें तो दोनों मिलके करेंगे तो दोनों 1 घंटे में ही काम करेंगे ना। दोनों मिलके 1 घंटे में काम करेंगे। 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, सेपरेटली सेपरेटली थोड़ी किया, इकट्ठे किया। तो ए प्लस बी 1 आवर में कितना काम कर रहे हैं? 11 चेयर्स को पेंट कर रहे हैं। कितने चेयर्स को पेंट कर रहे हैं? 11 चेयर्स को। तो फाइंड क्या करना है? 55 चेयर्स पेंट करनी है। कितनी देर में करेंगे? दोनों मिलके, वर्क टुगेदर, ऑल्टरनेटली टुगेदर, इकट्ठे करेंगे। तो 1 घंटा अगर ए ने और बी ने एक एक घंटा काम किया तो मतलब एक ही घंटा लगा ना। 9 बजे आए, मान लो मजदूरी करने आए, दिहाड़ी करने आए, तो 9 बजे आए, तो ए भी 9 बजे आएगा, बी भी 9 बजे आएगा। तो 9 से 10 ए को भी 1 घंटा हो जाएगा और 9 से 10 बी को भी 1 घंटा हो जाएगा और 11 चेयर पेंट हो जाएंगी। तो 55 चेयर पेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी 55 चेयर होंगी। कितने आवर? 5 घंटे काम करेंगे तो 55 चेयर होगी, मतलब कितने आवर? क्या आंसर आएगा इसका? 5 आवर। इसका आंसर आएगा 5 आवर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? कि बोला ए सम ऑफ आर एस 1875 एट 4% पर एनम इंक्रीज टू 2028 इन सर्टेन टाइम। कितने टाइम में नहीं पता। कि 1875 रुपए 4% वार्षिक दर पे 2028 रुपए बन गया यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। क्या है? चक्रवृद्धि है। तो समय अवधि यानी कि समय का टाइम, कितना टाइम है, टाइम पीरियड निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, मैं लेता हूं इसको सिंपल इंटरेस्ट की तरह कि 1875 है, कितना है? 1875 का अमाउंट है, कितना बन गया? 2028 बन, 2028 बना। तो कितने का चेंज आया? इससे ये माइनस कर दो। 8 में से 5 गए 3 आया, फिर 12 में से 7 गए 5 आया, फिर यहां पे 9 बना, 9 में से 8 गया, 1 बचा, यानी कि 153 का चेंज आया। कितना का चेंज आया? 153 का। कितने का चेंज आया? 153 का। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम पीरियड, मुझे टाइम पीरियड निकालना है, लेकिन मेरे पास रेट कितना है? 4%। अगर मैं इसका 4% निकालू तो इस वैल्यू का 4% कितना होगा? लगभग 19 है। लगभग कितना है ये? 19। क्यों? क्योंकि 1% इसका आया 18.75। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 19 ले लूं। अगर 1% 19 है तो 4% कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 4। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 80 आता है, यानी कि इसका आएगा 76। एक साल का इंटरेस्ट बन रहा है 76। अगले साल का भी 76 बनेगा। अगले साल का कितना बनेगा? 76। और लगभग कितना बन जाएगा ये? 152 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 153 के पास ही तो पहुंच गया, क्योंकि पहले साल भी 4%, दूसरे साल भी 4%, 4 4 8%। कितना हो गया? 8%। तो 8 पॉइंट समथिंग, 8.16 आएगा। तो ये लगभग ही कहां पहुंच गया, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 19 लिया तो लगभग 153 के पास पहुंच गया। कितने सालों में? 2 सालों में। तो अवधि कितनी होगी? 2 साल की। वरना आप फॉर्मूला लगा लोगे तो आपको टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को। तो आइडिया लगा लिया करो। और गैप जो है कितने परसेंट बन रहा है प्रिंसिपल का, तो लग जाता है कि लगभग इतना आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, क्योंकि 8% से ज्यादा ही होगा। तो 8% ही अगर 152 बना, वो क्योंकि मैंने यहाँ पे बढ़ाया है 0.25 का और इंक्रीमेंट किया है, तो मतलब 152 से कम ही बनेगा 8%, थोड़ा सा। लेकिन अगर मुझे क्या चाहिए? 2 सालों में, 2 सालों में मेरा बनता 4 सॉरी 8.16%, क्योंकि 4 4 सा 16 डिवाइड बाई 100, तो 8.16%। ठीक है, तो 8.16% निकालूंगा तो लगभग इतना ही बनेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास 37 है। कितना है? 37। 37 कितना परसेंट है 55 का? 55 का। बोला 37 55 का कितना परसेंट है? तो 37 है, 37 अपॉन 55 मल्टीप्लाई बाय 100। 37 अपॉन 55 मल्टीप्लाई बाय 100 11 आया, और यहां से कितना आ गया? 20। अब 37 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 740 डिवाइड बाय 11, तो 11 6 जा 66, 8 बचा 81, 11 7 जा 77। तो मतलब
67 पॉइंट समथिंग, 67 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो इसका आंसर आएगा 67.21। होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा क्योंकि आसानी क्वेश्चन है, सभी कर लोगे। नेक्स्ट, अब बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हैविंग हाइट 20 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 14। अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस आ गया आपके पास 14 इंटू 14, और आपकी हाइट कितनी आ गई? 20। देखो 7 से यहां पे क्या आया? 2। अब मुझे देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करूंगा, या तो मैं यूनिट प्लेस देख लूंगा, या तो मैं यूनिट प्लेस देख लूंगा, या फिर मुझे यहाँ पे 22 दिख रहा है जो कि 11 का मल्टीपल है, तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 2 और 1 3, 3 3 6, 6 में 3 कम हुआ, 3 बचा। और 11 का मल्टीपल का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है 11 का, वरना आप नंबर सिस्टम की मेरी पूरी वीडियो देख लेना, उसमें डिविजिबिलिटी रूल के साथ सब कुछ बताया है मैंने। यहाँ देखो 3 और 1, 4, 4 में से 3 क्या? 1, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ देखो 1 और 3, 4 और 2 2 4, 4 में से 4 कम हुआ, क्योंकि ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम दोनों को डिफरेंस करते हैं, तो ये 11 का मल्टीपल है। और दूसरी चीज, अगर मैं ये भी ना करूं तो 2 2 4, 4 4 16, 16 2 16 2 32, यानी कि यूनिट प्लेस पे 2 आना ही आना है, क्योंकि जीरो जीरो को कुछ नहीं कर सकता, तो यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, जीरो तो लास्ट में लगेगी ही लगेगी। और यहाँ पे कहीं 5 नहीं है जो इवन नंबर से मल्टीप्लाई होकर एक और जीरो बना देगा। क्लियर है? तो इसका आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पॉपुलेशन पे आ गया क्वेश्चन। क्या बोला है? द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज, सिटी की पॉपुलेशन अभी की कितनी है? 1,25,000, 1,25,000। और बोला पॉपुलेशन ग्रोथ एट अ रेट ऑफ 2% पर एनम, पर ईयर 2% बढ़ रही है, तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? अरे पहले साल कितनी बढ़ी? पॉपुलेशन बढ़ी 2%, तो ऑब्वियसली अपने आप में 100% है, तो 102% बन गई। अब ये पूरी वैल्यू अपने आप में 100% बनी, फिर 2% बन गई, तो 102 डिवाइड बाय 100, फिर 2% बढ़ी, तो 102 डिवाइड बाय 100। अब मैं अगर कटिंग करना चाहूं तो यहां पे आएगा 50 और यहां पे आएगा 51, यहां पे 51 और यहां पे 50, यहां पे 51 और यहां पे 50, दो के टेबल में सिंपल कटिंग, 1 2 3 जीरो कट हो गई, और 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी कि ये सारे के 5 कट गए। मेरे पास बचा क्या? 51 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51, 1 1 1, एक एक को मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस पे एक ही आ रहा है, वरना मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन मेरे पास एक ही ऑप्शन है जहां पे यूनिट प्लेस पे 1 है, तो मैं आंसर नहीं दे दूंगा सीधा ही। तो एग्जाम में भी ये चीज देखनी है, अगर हाँ दो जगह एक एक होता तो मैं सोचता, तब मैं क्या करता, 51 का स्क्वायर जो कि होता 2601 मल्टीप्लाई बाय 51, 2601 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो 13,005, एक और जीरो, प्लस क्या करूंगा, यही 2601, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, तो मल्टीप्लाई हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, 50 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? तब भी मेरा आंसर आ गया 13261, वरना डायरेक्टली मुझे पता था कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं आगे नहीं सॉल्व करूंगा, टिक करके आ जाऊंगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन पे मार्क प्राइस लगा हुआ 23,500 रुपए का, और एक शॉपकीपर ने उसको सेल कर दिया 20,915 रुपए में, तो मुझे बताओ कि परसेंटेज डिस्काउंट कितना ऑफर किया, परसेंटेज डिस्काउंट कितना ऑफर किया। अब देखो आपके पास मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस आपके पास कितना है? 23,500, कितना है? 23,500, ये है आपका मार्केट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है? 20,915 रुपए, ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस कर दो, सॉरी डिस्काउंट कितना हुआ, माइनस कर दो, तो यहां पे माइनस किया तो मेरे पास कितना आया, ये माइनस कर दिया दोनों वैल्यूज को, आपके पास आ गया, देखो 0 में से 5 गया, मतलब 10 में से 5 गया, 5 गया, यहाँ पे 9, मतलब 9 में से 1 8, अब यहाँ पे 4 है, 14 बना, 14 में से 9 कम हुआ, कितना बचता है? 14 में से 9 कम हुआ, 5 बचता है, फिर यहाँ पे आपके पास 2 बचा, 2 जीरो में 2 में से 0 कम हुआ,
तो मतलब इतने का डिस्काउंट दिया, इस वैल्यू का डिस्काउंट दिया अपॉन 23500 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कट गया। अब 5 के टेबल में तो आपके पास 47 आया, और यहाँ पे 5 के टेबल में 5 1 और आपके पास 7। अब 47 तो प्राइम नंबर है, तो 47 बन जा, सिंपल ही है, 47 बन जा 47, बचा कितना आपके पास 4 बचा, फिर 47 बना 1 पे, यानी कि 11%। तो वैल्यूज बड़ी देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जहां पे वैल्यूज बड़ी होती है वहां पे कटिंग आसान होती है। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन होते हैं वो कैलकुलेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डीलर है जो क्या कर रहा है, एक डीलर है जो क्या कर रहा है कि उसको लॉस हो रहा है 16% का। मतलब उसके पास मान लो 100 रुपए की चीज थी, कितने की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी, उस पर 16% का डिस्काउंट हुआ। मतलब यहां पे उसको कॉस्ट पड़ी थी 100 रुपए, लेकिन उसको डिस्काउंट हो गया, मतलब उसको लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 16 कम हुआ, क्योंकि 16 रुपए का लॉस हो गया 100 रुपए पे, 100 रुपए पे 16 रुपए का लॉस हो गया, तो 90 और 84। लेकिन उसने क्या किया, उसने वेट कितना किया, 750 ग्राम यूज किया अ केजी, 1 किलो की जगह, मतलब 1000 ग्राम की जगह वो 750 ग्राम यूज कर रहा है। अगर मान लो 100 ग्राम होता, 100 ग्राम की जगह क्या करता, वो 75 ग्राम यूज करता। मतलब उसको लॉस तो हुआ 16 रुपए का, लेकिन उसने वेट कितना यूज किया है, उसने तो वेट 75 ग्राम यूज किया। मतलब 100 ग्राम की जगह उसने दिया कितना, 75 ग्राम। तो अभी भी वो क्या है, प्रॉफिट में। क्यों, क्योंकि उसकी बोरे से 75 ग्राम गया, और उसने उस बोरे पे जो 75 ग्राम का रेट लगाया था वो 84 ग्राम के रेट के बराबर लगाया। मतलब अभी भी वो कितने प्रॉफिट पे है, 9 रुपए प्रॉफिट पे है, कितने पे, 75 पे। 9 ग्राम प्रॉफिट पे है 75 ग्राम पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 पे यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 3 आया, 3 से 3 4 थी 12%। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया, 12%। उसको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल बना दिया नंबर सिस्टम से कि एलसीएम 32 और 40 इक्वल्स टू, जो 32 और 40 का एलसीएम है वो 9 कम है किससे, एक्स के स्क्वायर से। तो 32 और 40 का एलसीएम कितना हुआ पहले, तो ये भी निकालना पड़ेगा क्या। 32 32 में 8 आता है, इसमें भी 8 आता है, तो इसमें क्या है बचा, 4 बचा, और यहाँ पे 5, 4 8 चौक के, सॉरी आपके पास 5 चौक के 20, 20 और 8 200, सॉरी 100, 160 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आप एलसीएम अपने हिसाब से निकाल लेना, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया, 160 आ गया। मैं तो डायरेक्टली करूंगा, 32 और 40 जब दोनों ही कट रहे होते हैं तो मैं एक सेम नंबर से कट कर देता हूं। तो यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 5 आया, 5 चौके 20, 20 अट्ठा 160, 160 एलसीएम आ गया। लेकिन बोला कि किसके स्क्वायर से 9 कम करके ये वैल्यू बननी चाहिए, तो 14 का स्क्वायर तो 196 होता है, 196 से 9 कम करूंगा तो कितना आएगा, 185 आएगा, सॉरी 187 आएगा। 11 का स्क्वायर 121, 121 से कम करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है ये तो पहले ही ज्यादा है। 12 का भी नहीं होगा, क्या होगा, 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में 9 कम करूंगा 160 बनेगा, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ मैन, एक पर्सन ने क्या किया, अ मैन बाय अ टॉय, मतलब कॉस्ट, खरीदा, एक मैन ने टॉय को खरीदा किसमें, 135 रुपए में, और उसको बेच दिया 150 में। तो देखो 135 की चीज खरीदी और 150 में बेच दी, ऑब्वियस ही बात है 15 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने पे, 135 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 15/9, 1/9 क्या होता है, 15 नया 135, मतलब 1/9, 1/9 क्या होता है, 11.11%। अगर परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक क्लास भी पड़ी होगी तो सबको बच्चों बच्चों को पता है 1/9 क्या होता है, 11.11%। मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझना है क्या किया है। अब देखो एरिया से क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी में। हाँ, एडवांस मैथ नहीं पूछते, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी पूछते हैं, लेकिन उसमें एरिया वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। पहले मुझे एक बात बताओ, कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। देखो मैं पूछता हूं, इसका मतलब है कि जब आप कर रहे हो तो आपके मुंह से आवाज आनी चाहिए। आपने बोलना है बैठे बैठे, मेरे कानों तक आवाज पहुंच जाएगी। आप बैठे बैठे बोलोगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। पाई तो आपको पता है 22/7 गिवन भी है,
आर आपका रेडियस होगा और एल क्या होगा, स्लंट हाइट। क्या होगी, स्लंट हाइट को हम एल या एस लिखते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। अब डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ, 105। तो रेडियस क्या होगा, 105। तो रेडियस क्या आ गया, 105 डिवाइड बाय 2 इनटू आपके पास एल तो गिवन नहीं है, एल तो निकालना है। और ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 4455। दूसरी साइड लेके जाने की जरूरत नहीं है, यहां से कटिंग कर दो, ऊपर से सामने कटिंग हो जाती है। यहां पे आया 35, सॉरी 15 आया, 15, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, 2 से कटिंग हुई तो यहाँ पे आया 11। अब 11 से कटिंग दूसरी साइड कर लो, 11, 11 चौके 44, 5 जीरो आता है, फिर आएगा 55, 11 पंजे 55। सीधे 45 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 के टेबल में 15 दूने 30, 15 सत्ता 105। तो इसका आंसर आ गया सीधा 27, 27। इसका आंसर क्या डायरेक्टली कितना आ गया, 27। तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन है छोटी सी, बस ये फॉर्मूला याद होता तो ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी पूछेगा ही पूछेगा, और हर साल पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब मान लो 3 पर्सन है, कौन है, सलोनी है, श्वेता है और सोनम है। मैं सलोनी के लिए एस से लिख लूंगा और श्वेता के लिए एस एच लिख लूंगा। तो बोला क्या गया है कि 1000 मीटर की रेस थी, तो सलोनी ने बीट किया श्वेता को 100 मीटर से। मतलब अगर सलोनी ने 1000 मीटर कवर कर लिए तो इसने हरा दिया 100 मीटर से। मतलब जब सलोनी 1000 मीटर पे पहुंची होगी तो श्वेता कितने पर होगी, 900 मीटर पे होगी। रेशो कितनी आ गई, 10/9। और जब श्वेता, उसके बाद बोला कि श्वेता श्वेता ने सोनम को बीट किया, श्वेता ने सोनम को बीट किया 150 मीटर से। मतलब जब श्वेता पहुंच गई आपकी, श्वेता पहुंच गई 1000 मीटर पे, तो आपकी जो सोनम है वो कितने पे थी, 150 मीटर कम, यानी कि 850 मीटर पे थी। 0 से 0 यहां पे आया 20 और यहां पे आया 17। ठीक है, तो मतलब 20/70। अब मुझे क्या निकालना है, सलोनी, श्वेता और सोनम। अब यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 17। आपको रेशो तो मर्ज करने आती है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आया, 200। और यहाँ पे 180, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आया, 153। तो अब देखो क्या हुआ, अगर इसमें ये 1000 किलोमीटर पे थी, सॉरी 1000 मीटर पे थी, कितने पे थी, 1000 मीटर पे, एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 1000 बनेगा। तो देखो उसने पूछा क्या है कि, बोला कि बाय हाउ मेनी मीटर डज सलोनी बीट्स सोनम। सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से बीट किया, मेरे हिसाब से कितने यूनिट से बीट किया, 47 यूनिट से बीट किया। बट एक यूनिट किसके बराबर है, 5 के बराबर है। 47 यूनिट किसके बराबर होंगी, 5 के 20, 200 और 235 किसके बराबर होगी, 235 के बराबर होगी। तो आंसर क्या आएगा, 235 मीटर। आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, 235 मीटर। होप सो सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन लॉजिकल है, नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन है, और मैं अपनी क्लासेस में इनको, इस क्वेश्चन को करवाता भी हूं। कि बोला क्या, 4 प्राइम नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। 4 प्राइम नंबर्स है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। मैं सपोज नहीं करूंगा, सीधा बोल दूंगा ए, बी, सी और डी, ये 4 प्राइम नंबर्स हैं और ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो बोला था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3, मतलब ए इंटू बी इंटू सी किसके बराबर है, 255 के बराबर है। और बोला बी इंटू सी इंटू डी, वो किसके बराबर आया, 1959। अब प्राइम नंबर है इनके, और तो फैक्टर होंगे नहीं, मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड कर दूंगा तो ये तो कट जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा, ए अपॉन डी, और ए अपॉन डी जो बचेगा वो ही प्राइम नंबर होंगे। अगर मैं कटिंग करूं तो यहाँ पे 5 के टेबल में कटिंग हुई तो 51 आया, और यहाँ पे 5 के टेबल में कटिंग हुई तो 3, 9 और 1। अब मेरे को एक टेबल दिख रहा है 17 का टेबल,
17 त्या कुंजा, 17 त्या कुंजा, और यहाँ पे 17 दूने 34, 17 कुंजा। तो मतलब एक आ गया, ए आ गया 3 और डी आ गया 23। ए कितना आ गया 3 और डी कितना आ गया 23। अब उसके बाद बोला क्या है, द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। तो डी तो लार्जेस्ट ही था क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो डी सबसे बड़ा था। डी कितना आ गया 23। होप सो सभी को क्लियर होगा। तो डी आ गया 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, अब बोला कि एक बॉय है, अ बॉय ट्रैवल फ्रॉम होम टू कॉलेज, घर से कॉलेज, क्योंकि क्वेश्चन आसान होगा तो उसकी कैलकुलेशन टफ होगी। घर से कॉलेज तक गया, यहां से ये एक्स डिस्टेंस कवर किया, घर से कॉलेज तक गया पर्टिकुलर स्पीड से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और वापिस आया, अब क्या किया उसने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी। तो बताओ, और उसको पूरी जर्नी के लिए 6 घंटे 30 मिनट लगे। कितने लगे 6 घंटे 30 मिनट। तो सिंपल है, एक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने 35 की स्पीड से, प्लस यही एक्स डिस्टेंस कवर किया उसने 3 की स्पीड से, और टोटल कितना लगा 6 आवर 30 मिनट, मतलब 6 प्लस 1/2 आवर, मतलब 13/2 आवर, 13/2 आवर। अब देखो एलसीएम आ गया 105। एलसीएम कितना आ गया 105। यहाँ पे आया 3x और यहाँ पे आया 35x इज इक्वल टू 13/2। अब अगर इसको सॉल्व करूं तो 13 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइड बाय 35 और 3 38, 38 का डबल 76। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ये आपके पास क्या आ गई x की वैल्यू। अब मुझे इसको आगे सॉल्व करना है, इससे आगे मुझे सॉल्व करना है क्योंकि सारे ही 18 के पास के ऑप्शन हैं, तो क्योंकि बहुत नजदीक ऑप्शन है मुझे डिवाइड करना ही पड़ेगा। 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 1365 डिवाइड बाय 76। मैं सीधा ही क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सोचना नहीं है, क्योंकि मुझे पता मेरा आइडिया नहीं लग रहा है, अप्रॉक्सीमेट मैं नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं करूंगा 76 से डिवाइड करूंगा। 76 बन जा 76, 0 13 में 7 गए 6, 605 बना। अब कितना बना 13 में 7 गए 605 बना। अब 76, ठीक है, तो इसको मैं ले लूंगा यहाँ पे 17। देखो 17 है 17 है 17 है, या तो मैं 18 चेक कर लूँ या 17 कर लूँ। 8 सत्ते 56, 8 छिके 48, तो 600 कुछ 608 बन रहा है 8 पे। तो मैं 7 पे चेक करूंगा, इस पे चेक करूंगा 7 पे, इस पे चेक करूंगा 7 पे चेक करूंगा। अब 7 पे चेक किया तो कितना है 7 7 49, 7 6 42, मतलब 532। मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 से 7 को मल्टीप्लाई किया 490 और यहाँ पे 42, ये बना 532। अब अगर माइनस किया तो कितना, 5 में से 2 गए 3, 10 में से 3 गए 9, सॉरी 7, 10 में 3 गए 7, यहाँ पे 0 आई क्योंकि डेसिमल लग गया। तो देखो 730, 760 तो इसका 10 बनेगा, तो 9 पे ही जाएगा, 9 पे जाएगा तो एक ही ऑप्शन है 17.96, क्योंकि ये तो 18.1 है, 18 तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 9 बन रहा है तो मैं 9 ही बनाऊंगा, ठीक है, कितना बनेगा 9 बनेगा। क्यों, क्योंकि 730 है, 760 इसका 10 पे जाएगा, तो 730 थोड़ा सा कम है, तो यानी कि 17.96 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है ना, इसका लॉजिक बहुत आसान है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आसान ही होता है, बस लिखा बहुत होता है। अमन, रमन और कपिल किसी काम को खत्म करते हैं 68 डेज, 51 डेज और 70 डेज। तो मुझे पता है इसको स्टार्ट करना, तो सबसे पहले अमन आएगा 68, रमन आएगा 51, और उसके बाद कौन आया कपिल, कपिल आएगा 17। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा आपका 17 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है और यहाँ से 4 आ रहा है, 4 3 12, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 17। और मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, यानी कि 204 आ गया 204। और 204 को 68 से डिवाइड करूंगा तो 68 यानी कि 3 आया, और यहाँ पे कितना आया 4 आया, और यहाँ पे कितना आया 12। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन खत्म हो, ठीक है। अब बोला कि इफ दे वर्क अल्टरनेट डे का मतलब होता है पहले दिन कोई करेगा दूसरे दिन कोई करे। तो अमन जो आ रहा है फर्स्ट डे, फर्स्ट डे कौन आ रहा है
अमन आ रहा है, कौन आ रहा है? अमन आ रहा है। फर्स्ट डे अमन आ रहा है, तो अमन एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम करता है। सेकंड डे कौन आएगा? सेकंड डे के लिए कौन बोला है? राम के लिए बोला है। सेकंड डे कौन आ रहा है? राम आ रहा है, जो कि कितने काम कर रहा है? 4 काम। थर्ड डे, थर्ड डे कौन आया? कपिल आया, और कपिल ने 12 काम कर दिए। देखो 3 दिन में टोटल काम कितने हो गए? 4 3 7 12 7 19 काम हुए 3 दिन में। इन 3 डेज कितने काम हुए? 19 काम हुए। लेकिन मेरे टोटल काम कितने? 204। लेकिन उसने आगे देखो लास्ट में क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। लास्ट में बोला है 50% ऑफ द वर्क कंप्लीट करना है। कितना करना है? 50% ऑफ द वर्क। 50% ऑफ द वर्क मतलब आपने 102 यूनिट काम करना है। कितना यूनिट काम करना है? 102। टोटल 204 था, इसका 50% होता है, इसका आधा 102। तो देखो 19 काम हुए 3 दिन में। 19 पंजे 95, यानी कि यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से। तो मेरे 15 दिन तो हो गए। 15 डेज में कितने काम हो गए? 95 काम हो गए। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 19 को 6 से मल्टीप्लाई करता तो 102 से ज्यादा चला जाता, इसलिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई। अब 15 दिन हो गए, 16वां दिन 16th डे कौन आएगा? अमन आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस खत्म हो गई। अमन आएगा, वो 3 काम करेगा। और 17th डे में कौन करेगा? राम आएगा, वो 4 काम करेगा। राम आएगा, वो 4 काम करेगा। तो 95, 4 3 7, 95 प्लस 7, 95 प्लस 7, 102 काम हो। और वो किसने खत्म कर, कौन से दिन खत्म हुए? 17th डे। मतलब इस काम को कंप्लीट करने के लिए 17 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 17 दिन लगेंगे। होप सो सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर, ये आपका 17 क्वेश्चन होगा। कौन क्वेश्चन नंबर होगा? 17। ठीक है। अब देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन का, और हर एक शिफ्ट में मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, इस बार भी आएगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.64 एंड 0.81। मीन प्रोपोर्शन होता है बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी। अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी, ए कितना आ गया? 64 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 81 डिवाइड बाय 100। अब 64 का रूट कितना आता है? अब मल्टीप्लाई करने मत लग जाना। 64 का रूट होता है 8। 81 का रूट कितना होता है? 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 का रूट आया 100, यानी कि 0.72 आया, 0.72। सिंपल था, डेसिमल की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करके आएंगे, इसको गलत करके आएंगे। बट ऐसे गलत नहीं करना है, थोड़ा समझना है पहले क्वेश्चन को। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बेसिक से भी करा दूंगा, शॉर्टकट से भी करा दूंगा इसको। 2 नंबर आर इन द रेशो 3:8, मतलब एक नंबर है 3x, ये है 8। और बोला कि इफ 8 इज एडेड इन ईच नंबर द रेशियो बिकम्स दिस। अगर 8 दोनों नंबर में ऐड कर दिया तो रेशियो ये बनती है। अगर बोला 4 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या रेशियो बनेगी? तो पहले मुझे नंबर निकालने पड़ेंगे। अगर मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूं, ये रेशियो क्या बनेगी? 1/2 बनेगी। 2 से 3 को मल्टीप्लाई हुआ 6 आया, यहाँ पे 8 आया। 8 और 6 में यानी कि 2x का डिफरेंस है, और यहाँ पे किसका डिफरेंस आ गया? 8 का। तो x आ गया आपके पास 4। x कितना आ गया? 4। सिंपली भी सिंपल ही है, 4 आ गया। तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया? 4 की 12 और 8 चौके 32 आ। लेकिन अगर बोला 4 सब्ट्रैक्ट करो, 4 माइनस कर दो, यहाँ से भी 4 माइनस कर दो, तो रेशियो क्या आएगी? 12 में से 4 माइनस हुए तो कितना आएगा? 8 आएगा। और 32 में से 4 माइनस होगा तो 28 आएगा। 4 दूने 8, 7 चौके 28, यानी कि 2:7 इसका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर मैं इसको इस रेशियो से भी बनाऊं तो क्या आएगा? 3:8। और 1:2, 1:2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5:10। दोनों में कितने का पार्ट? 2 पार्ट का चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी 2 पार्ट का चेंज आ रहा है। 2 पार्ट का चेंज एक्चुअली किसकी वजह से आया? 8 की वजह से। तो ये 1 पार्ट की वैल्यू 4। तो अगर 1 पार्ट की वैल्यू 4 है, मतलब एक एक पार्ट इससे माइनस होना है। एक पार्ट की वैल्यू 4 है तो एक एक माइनस होना है, तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 7। डायरेक्टली इसका आंसर निकल जाएगा। तो दोनों तरीकों से आसान है क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप गलत करोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। एक फार्मर के पास 10 पैरेट है, 10 तोते हैं और 40 घोड़े हैं। तो बोला फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ लेग्स पर एनिमल। एक एनिमल से लेग्स निकालनी है।
तो मुझे एक बात बताओ, 10 तोते हैं तो लेग्स कितनी होगी? 20 होंगी। एक तोते के पास कितनी होती है? 2 लेग्स होती है, तो 10 गुना 2 यानी कि 20 लेग्स होगी। और जो हॉर्स है, एक हॉर्स के पास 4 टांगे हैं, तो यानी कि 40 हॉर्स के पास क्या होंगी? 40 मल्टीप्लाई बाय 4, 160। तो टोटल लेग्स बन गई आपके पास 180। अब पर एनिमल, एनिमल कितने हो गए? घोड़े भी एनिमल है और पैरेट भी एनिमल है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 50। 0 से 0, 18 को 5 से डिवाइड करना है। 5 दिए 15, 3 बचा, 30 बना, 5 6 पंजे 30, यानी कि 3.6, 3.6 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको तंग करेगा। ये कैलकुलेटिव है, अगर पेपर में आपके पास टाइम है तो इस क्वेश्चन को करोगे, वरना इसको स्किप करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको लग जाने हैं 2 मिनट। क्योंकि जो प्रैक्टिस करता है वो तो क्वेश्चन निकाल लेगा, लेकिन जिसने अगर पहली बार देखा है और इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा, वो इस पे टाइम देगा। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी ने ये क्वेश्चन आपका सीजीएल लेवल का पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। विद 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस अ सेलर अर्न 5% प्रॉफिट। मतलब मार्केट प्राइस पे क्या हुआ? 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 90/100 कर दिया उसको, और वो किसके बराबर हो गया? कॉस्ट प्राइस को क्या देके गया? 5% का प्रॉफिट देके गया, मतलब 105 डिवाइड बाय 100 बना के गया। 100 से 100 कट गया, 15 छिके 90, 15 सत्ता 105, यानी कि आपके पास जो मार्केट प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है उसकी रेशियो आ गई 7:6। यहां तक क्वेश्चन आसान। अब बोला कि अगर मार्क प्राइस को 5% बढ़ा दें, मार्क प्राइस कितना आपका? 7 यूनिट है, 7 को कितने परसेंट बढ़ा दिया? 5% बढ़ा दिया, मतलब 105 डिवाइड बाय 100, या फिर 21/20 लिख लेना, लिख लेना 21/20 इंटू 2 बार डिस्काउंट दिया 5% का। ये मार्क प्राइस को बढ़ा दिया तो वैल्यू बन गई, उसको 5% 2 बार डिस्काउंट देना, मतलब 95 डिवाइड बाय 100, तो सीधा मैं 19 डिवाइड बाय 100 लिख लूं, सॉरी 20 लिख लूं, क्योंकि 5% का फ्रैक्शन होता, सॉरी 5% का फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/20 होगा। तो 20 पे 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि 19/20, वो 2 बार दिया, तो 19/20। ये क्या आ गया आपका? सेलिंग प्राइस आ गया। ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। ऑब्वियस ही बात है, उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ तो -6, -6, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 6 है, अपॉन 6 होल मल्टीप्लाई बाय 100, तभी परसेंटेज आएगी। अब इसको सॉल्व करो जरा हल्का हल्का। तो आपके पास 7 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 7 को किससे मल्टीप्लाई किया? 21। वैसे मैं यहाँ पे कटिंग कर लेता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे क्या आया आपके पास? 6 आया, 6 3 के टेबल में गया, 2 आया, तो यहाँ पे आया 7, और यहाँ पे भी आया 2। अब कोई कटिंग नहीं होती, तो आप देखो ऊपर भी एलसीएम आएगा, 20 20 20, 8000, 8000 यहाँ मल्टीप्लाई भी होगा और नीचे भी होगा, तो यानी कि आपके पास आया 49 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर होता है 361 अपॉन 8 टू 16,000 माइनस 16,000 होल मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नीचे बचा 160, यहाँ पे आया, जीरो को यहाँ लिख लो 16,000। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मैं 361 को सीधा 50 से मल्टीप्लाई करूंगा। 361 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 50 से। 50 से मतलब 5 से मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट यही है कि इसको आधा कर दो, तो 36 का हाफ हो गया 18, 0 5 और 0, ये आ गया 50 से मल्टीप्लाई। अब 50 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मतलब माइनस मुझे 361 करना ही पड़ेगा। आपके पास यहाँ पे आया 9, और यहाँ से 14 में से 6 गए 8, और यहाँ पे बना आपके पास 9, 9 में से 3 कम हुए तो 6 बचा, यहाँ पे 7, तो ये आ गया आपके पास 17,698, और उसमें से 16,000 माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 16,000 माइनस करना है, तो आपके पास कितना आ गया? सीधा ही 1689 डिवाइड बाय 16। अब देखो सीधा सीधा ये 10% से ऊपर ही है, सीधा सीधा 10 पे जा रहा है, 10 10 कितना आता है? अब इसको डिवाइड कर लो, तो क्या कर लोगे? डिवाइड कर लोगे। अगर नहीं पता चल रहा तो क्या करोगे? 1689 डिवाइड बाय 160, तो 1 पे गया, ठीक है। आपके पास कितना बचा?
8 बचा, 9 आया, नहीं घटता है, 0 आया, फिर जाके डेसिमल लगा और यहाँ पे बना 0, और यहाँ पे 5 80 800 क्योंकि 90 बचा, तो अप्रोक्सीमेटली 10.5, क्योंकि इसने बोला था लगभग निकलेगा, तो आंसर क्या आ गया 10.5%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको रखा है। और इसी तरह आपका जो आज का मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमें आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे इस पे फॉलो कर सकते हो और इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और प्लीज लाइक जरूर करना, सेशन अच्छा लगेगा तो, और कमेंट जरूर करना ताकि हमें बताओ कि आगे हम किस टाइप के क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में डालें, और कोई टॉपिक आपको स्पेशली करना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।